तो कुछ तो हम रैंडम वेरिएबल, सैम्पल स्पेस वगैरह पढ़े, याद है वो सब? ठीक है, ऐसे एक एग्जांपल से बताता हूँ, वो सारी चीज़ें लिखना मत। जैसे एक्सपेरिमेंट है हमारा, टॉसिंग कॉइन ही लेते सबसे पहले। ठीक है, टॉसिंग कॉइन, तो ये तो एक्सपेरिमेंट हो गया। इसका अगर सैम्पल स्पेस लिखना होगा, सैम्पल स्पेस का क्या मतलब होगा? हेड और टेल का कलेक्शन, जो भी आउटकम्स हैं उनका कलेक्शन। इन दोनों को क्या बोलते हैं? आउटकम्स भी कहते हैं, और 11th में इनको सैम्पल पॉइंट्स भी कहते हैं। ठीक है, सैम्पल पॉइंट्स भी कह सकते हैं या फिर आउटकम्स, दोनों कह सकते हैं। अगर n ऑफ s लिखा हो, इसका क्या मतलब होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैम्पल स्पेस। ये कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यहाँ पर अगर प्रोबेबिलिटी निकालनी हो, p ऑफ h या p ऑफ t, तो 1/2 आएगी या फिर 50%। ये तब आता है जब हमारा कॉइन कैसा होना चाहिए? फेयर कॉइन होना चाहिए। फेयर कॉइन, या फिर उसको क्या बोलते हैं? अनबायस्ड कॉइन बोलते हैं। ठीक है, इसका मतलब होता है कि जो आउटकम्स हैं तुम्हारे, वो सारे क्या हैं? इक्वली लाइकली आउटकम्स हैं। इक्वल लाइकली आउटकम्स का मतलब होता है इक्वल नंबर ऑफ चांसेस टू हैपन। ठीक है, तो ये तो प्रोबेबिलिटी था नॉर्मल। अब जैसे इसमें तुम्हें एक इवेंट दे दे कि इवेंट ए का मीनिंग है गेटिंग। एक्सपेरिमेंट में डिफरेंस क्या था? एक्सपेरिमेंट तो जो हम कोई भी दे रखा है हमें कि कॉइन टॉस करो, डाइस थ्रो करो, या फिर कोई कार्ड्स है उसमें से कोई एक कार्ड बाहर निकाल, वो सब एक्सपेरिमेंट है। इवेंट का मतलब है, यही तो है पार्ट 2। इवेंट का मतलब हुआ उस एक्सपेरिमेंट का जो सैम्पल स्पेस बना, उसके जितने आउटकम्स थे, उन आउटकम्स का ही कोई कलेक्शन यहाँ बनता है। यानी सैम्पल स्पेस का सबसेट कह सकते हैं इवेंट को। अच्छा, इवेंट का मतलब होता है सबसेट ऑफ सैम्पल स्पेस। ठीक है, अच्छा मतलब अगर रियलिस्टिक मतलब उसमें इसी के आउटकम्स आएंगे, सैम्पल स्पेस के ही। तो एक कॉइन टॉस किया तो वो तो रहा एक्सपेरिमेंट, एक हेड निकला वो एक हुआ इवेंट। नहीं, वो तो आउटकम हुआ। आउटकम्स इवेंट जैसे इवेंट का मतलब बताता हूँ, जैसे इसमें अगर कहें इवेंट ए का मतलब गेटिंग हेड, इसका मतलब ए के अंदर कौन से आउटकम्स आएंगे? केवल हेड ही आएगा, टेल वाला नहीं आएगा। तो ये वाला क्या हुआ? एस का क्या हुआ? सबसेट हुआ। ए के सारे आउटकम्स एस के अंदर हैं। जैसे डाइस थ्रो वाला अगर देखते हैं, अगर डाइस को थ्रो किया एक बार, ठीक है, थ्रोइंग 1 टाइम, अब आउटकम्स क्या होंगे इसमें? 1 2 3 4 5 और 6। इवेंट का मतलब है कोई इवेंट इसके इन आउटकम्स के ऊपर कोई कंडीशन डिफाइन कर देगा। जैसे बोल दिया, इवन नंबर, हाँ, गेटिंग एन इवन नंबर, भी देखा तो अब ए के अंदर आउटकम्स कौन कौन से आएंगे? 2 4 और 6। तो ये उसका एस का सबसेट हुआ, तो इसको कह रहे हैं हम इवेंट ए। ठीक है, अब हमें अगर किसी इवेंट का प्रोबेबिलिटी निकालना है तो क्या करते हैं? उस इवेंट में कितने आउटकम्स आए और डिवाइड में क्या हो जाएंगे? टोटल आउटकम्स में सैम्पल स्पेस या एक्सपेरिमेंट। तो ए के अंदर 3 आउटकम्स थे, सैम्पल स्पेस में कितने थे? 6। तो 3/6 कितना हो जाएगा? 1/2। अब अभी जो हम 12th में पढ़ रहे हैं उसमें नया वर्ड आता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। सो इसमें एक फॉर्मूला भी है किसका? कंडीशनल का? ऐसे अभी जस्ट मैंने सुबह देखा था एक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का ए यूनियन बी डिवाइडेड बाय ए इंटरसेक्शन भी है वो। सो इंटरसेक्शन से हाँ, ऐसा फॉर्मूला। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में क्या होता है? कोई कंडीशन अप्लाई होगी। जैसे मैं तुम्हें पहले इसका एक एग्जांपल बताता, उससे फिर डेफिनेशन लिखेंगे। मान लो जैसे यही वाला थ्रोइंग अ डाइस फॉर 1 टाइम हमारा एक्सपेरिमेंट है। इसके अंदर यहाँ से लिखना वाले स्टार्ट कर दो। सैम्पल स्पेस में आउटकम्स आएंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, इसमें हम 2 इवेंट डिफाइन कर देते हैं। इवेंट ए का मतलब है गेटिंग एन इवन नंबर, और इवेंट बी का मतलब है गेटिंग अ प्राइम नंबर। ठीक है, 2 अलग अलग हमें इवेंट दे दिए। अब इवेंट ए के अंदर आउटकम्स कौन से होंगे? इवन नंबर है तो 2 4 और 6 आ जाएगा। इवेंट बी के अंदर आउटकम्स कौन से होंगे? 1 3 और 1 कहाँ आएगा? 2 3 और 5। क्या दिया? प्राइम, अच्छा प्राइम नंबर 1 कहाँ होता है? 1 तो कंपोजिट में भी नहीं आता, प्राइम में भी नहीं आता। ठीक है, 2 3 5। और पता है तुम्हें प्राइम नंबर्स में भी जो ओड नंबर्स होते हैं, एक ही होता है इवन तो,
एक इवन तो 2 ही होता है, बाकी सारे तो ओड ही हैं, सारे के सारे प्राइम। इन ओड प्राइम नंबर्स पे भी एक कंडीशन लगती है कि जो भी प्राइम नंबर होगा उसको अगर 4 से डिवाइड करोगे तो तुम्हें या तो 1 मिलेगा या फिर 3 मिलेगा, चाहे कोई सा ही प्राइम नंबर देख लो। जैसे 3 देखो, 3 को 4 से डिवाइड करोगे क्या मिलेगा, 3 मिल जाएगा रिमाइंडर वापस से। और ओड नंबर 5 को 4 से डिवाइड करोगे क्या आएगा, 1 आएगा। मतलब रिमाइंडर कितना बचता है वो कह रहे हैं। 7 प्राइम नंबर है, 4 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर कितना आएगा, 3। और देखना हो तो 39 को 4 से डिवाइड करो, ये प्राइम नंबर है, ये तो प्राइम नंबर ही नहीं है, तो 39 नहीं लेना, प्राइम नंबर लो। जैसे 71 ले लिया, ठीक है, 71 को 4 से डिवाइड करो, 17 4 जो होता है 68, तो 3 बच जाएगा, रिमाइंडर 3 आ गया। तो रिमाइंडर हमेशा या तो 1 आएगा या 3 आएगा प्राइम नंबर्स के लिए, जो भी बचे हैं सब, ठीक है। ठीक है, अब देखो अगर हमें P ऑफ A पूछता, P ऑफ A कितना आएगा, 3/6 1/2। 3/6 1/2 हो जाएगा। 3 आउटकम है उसमें A में, तो 3/6 कितना हो गया, 1/2। P ऑफ B पूछे तो फिर से 1/2 ये भी 1/2। अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में क्या होता है, हम ऐसे लिखते हैं P ऑफ A के बाद में एक लाइन बनाते फिर B लिखते। इसका मतलब रीड करते हैं इसको, P ऑफ A गिवन B, ठीक है, ये तो रीड करने का तरीका हो, A गिवन B। इसका मतलब क्या होता है, इवेंट B ऑलरेडी कंप्लीटेड, मतलब पहले इवेंट B कंप्लीट हो गया, वो क्वेश्चन में बोला। इवेंट B जब कंप्लीट हो गया, इसका मतलब हमें कौन कौन से आउटकम्स मिल गए, 2 3 और 5 मिल गए। मतलब अब 2 आउटकम्स जो हैं एक दूसरे पे डिपेंड करेंगे, आउटकम्स नहीं सॉरी, इवेंट्स एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं। कह रहा है कि A का प्रोबेबिलिटी नहीं बताना है, A का प्रोबेबिलिटी तब बताओ जब इवेंट B पहले कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब इवेंट B जब कंप्लीट हो गया, नहीं 0 नहीं आएगा, 2 है ना सर, 2 3 5। देखो वापस, इवेंट B जब कंप्लीट हो गया तो ये 3 आउटकम्स तो फिक्स हो गए। अब इवेंट B के बाद में अगर इवेंट A होना है, तो जब इवेंट B में 2 3 5 आया, 1 4 और 6 तो आए नहीं, तो अब इवेंट A कह रहा था कि क्या आना चाहिए था, A1 नंबर, तो 4 और 6 तो कहाँ से आएंगे, सिर्फ 2 बचे। 4 और 6 आएंगे कहाँ से, वो तो पहले कह रहा है इवेंट B तो हो गया। अब इवेंट B के बेसिस पे तुम्हें A का प्रोबेबिलिटी बताना है, तो B के अंदर तो इवन नंबर कौन से हैं, केवल 2 एक ही बचा। तो अब जो तुम्हारा A का कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकाल रहे होंगे, तो इसके लिए जो सैम्पल स्पेस होगा, वो सैम्पल स्पेस एक्चुअल में ये 6 आउटकम्स वाला ना हो के हमारा कौन सा बच गया, केवल ये 3 आउटकम्स का ही बच गया, मतलब सैम्पल स्पेस रिड्यूस हो गया। अब तुम A का प्रोबेबिलिटी इस B के बेसिस पे बताओगे। 1/3। तो अब अगर तुम्हें A का प्रोबेबिलिटी कहे तो इसमें इवन नंबर्स कितने, 1 2 ही है, तो 1/3। तो P ऑफ A गिवन B की वैल्यू लिखोगे 1/3। तो P ऑफ A गिवन B और P ऑफ A दोनों अलग अलग चीज़ें थी। P ऑफ A का वैल्यू तो कितना आया था, 1/2 आया था, और A गिवन B का वैल्यू आ रहा है 1/3। ऐसे ही मान लो जैसे हमें निकालना है P ऑफ B गिवन A। B गिवन A का मतलब हुआ इवेंट A पहले कंप्लीट हो गया, इवेंट A जब कंप्लीट हो गया तो तुम्हारे पास 3 इवन नंबर्स तो आ गए। अब तुम्हें बाकी के 1 3 और 5 आउटकम से कोई लेना देना नहीं रहा। अब तुम्हारा B का प्रोबेबिलिटी इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। अब इवेंट B के अंदर क्या था, क्या आना चाहिए, प्राइम नंबर आना चाहिए। तो इनमें से प्राइम नंबर अब कौन सा बचा, केवल 2 ही बचा, तो एक ही तो आउटकम है इसके फेवर में, तो ये भी क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। ये दोनों तो सेम आ गए, लेकिन ये P ऑफ B के तो इक्वल नहीं आया। P ऑफ A 1/2 था, P ऑफ B गिवन A 1/3 था, ठीक है। तो इसको तो हम क्या बोलते हैं, इसको कहते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ A व्हेन B इज ऑलरेडी अकर्ड कह लो या फिर हैपेंड कह लो, ठीक है, कुछ भी, या फिर ऐसे भी प्रोबेबिलिटी ऑफ A व्हेन B इज गिवन भी कहते हैं। गिवन का मतलब वो कंप्लीट हो चुका है पहले, ठीक है। तो रीड करने का जो तरीका था, व्हेन B इज ऑलरेडी अकर्ड, व्हेन इवेंट B इज ऑलरेडी अकर्ड, तो ये होता है P ऑफ A गिवन B का मतलब। अब हमेशा तो हम सैम्पल स्पेस को रिड्यूस कर नहीं पाएंगे, तो उसके लिए एक फॉर्मूला बना, जैसे P ऑफ A गिवन B लिखा हो, तो इसका फॉर्मूला बनेगा P ऑफ A इंटरसेक्शन B डिवाइड में P ऑफ B।
ये कैसे याद रखना, न्यूमरेटर में तो हमेशा दोनों का इंटरसेक्शन आएगा, डिनोमिनेटर में जो इवेंट पहले कंप्लीट हुआ उसका प्रोबेबिलिटी डिवाइड में, ठीक है। जैसे अब वापस निकाल के चेक करेंगे कि भाई आ रहा है कि नहीं। सर जो पहले हुआ वो होगा ना नीचे में डिनोमिनेटर में? हाँ, जो पहले कंप्लीट हुआ, जैसे पहले तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी भी निकालना पड़ेगा। सर, तो अभी हमारे पास में ए और बी हैं, तो ए और बी से पहले तो ए इंटरसेक्शन बी बनाओ, क्या आएगा? सिर्फ 2 आएगा। 2 आएगा एक आउटकम। अब ए इंटरसेक्शन बी का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? 1/6। ए इंटरसेक्शन बी में एक ही तो आउटकम आ रहा है 2, तो प्रोबेबिलिटी 1/6। और बी का प्रोबेबिलिटी हम कितना लिखे थे पहले ही? 1/2। तो 2 ऊपर चला जाएगा तो कितना आ गया? 1/3। तो ये हमारे पहले भी आया था, ये गिवन भी 1/3, ये गिवन भी 1/3, ठीक है। तो इसमें तो हमें क्या चेक करना पड़ रहा था, पहले जो निकाले थे उसमें तो हम लिख रहे थे बी कंप्लीट हुआ, बी के आउटकम्स पहले लिखे 2, 3 और 5, फिर हमने कहा सैम्पल स्पेस और हमारा रिड्यूस होकर केवल इतना से बन गया। इसके बेसिस पे ए का प्रोबेबिलिटी लिखे तो 1/3 आया। एक डायरेक्ट हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, हमें वो रिडक्शन वाला पार्ट नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे पी ऑफ बी गिवन ए भी निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल देखो, जैसे टॉसिंग अ कॉइन, ट्वाइस लिख लेते हैं, टॉसिंग अ कॉइन ट्वाइस। सैम्पल स्पेस में आउटकम्स कौन कौन से होंगे? हेड टेल टेल एच एच, एच टी, टी एच और टीटी। टी टी, दो ठीक है। कॉइन्स का। हाँ, 2 कॉइन्स को, एक कॉइन को 2 बार। 1 कॉइन को 2 बार टॉस करो या 2 कॉइन को एक साथ टॉस करो। टॉसिंग 1 कॉइन फॉर 2 टाइम्स या फिर टॉसिंग 2 कॉइन साइमल्टेनियसली। सेम। हाँ, सेम मीनिंग। ये तो होता ही है। 2 डाइस को थ्रो करो, दोनों हाथों में एक एक ले लो, या फिर एक हाथ से 2 डाइस को एक डाइस को 2 बार थ्रो करो, एक ही बात हुई वो सर तो। लोग प्रोबेबिलिटी ऐसे पढ़ते क्यों है मैथ्स में? लाइक इतना इंपॉर्टेंट क्यों है कि हम लोग बचपन से प्रोबेबिलिटी पढ़ के आ रहे हैं? बारिश आएगी नहीं आएगी कहते हैं ना घर वाले कितने % चांसेस है? क्या कहते हैं? हाफ चांसेस। वो तो कहीं भी हो सकता है। भाई पास फेल होंगे कि नहीं होंगे, पढ़े तब तो बताएंगे कि 90% पास हो ही जाएंगे। पढ़े ही नहीं है तो फिर ऐसे क्या पता, राम जाने, रिजल्ट आएगा तो पता चलेगा। मतलब आधे चांसेस वहाँ पे आता है क्या, कि भाई क्या लगता है तुम्हें आज क्या होगा, तो वो प्रोबेबिलिटी है, ठीक है भाई। ये सर्वे वगैरह में काम आता है, जैसे पुरानी चीज़ों को देख के आगे का फ्यूचर का कुछ क्या कहते हैं प्रिडिक्शन लगाने में। प्रिडिक्शन का मतलब क्या हो गया? अंदाजा लगाओ। अंदाजे का मतलब यही होगा चांसेस कितने हैं। हाँ सर। क्या कहता है तुम्हारा कि आज कोहली 100 बनाएगा ही बनाएगा, सर है ना। बैटिंग के लिए सिखाते हैं। 80% केसेज हैं, 101 कितने रन जो भी बनाया हैं, था। है ना। वैसे ही चलो, अब इसका इवेंट देखो। इवेंट ए हमें दे दिया, गेटिंग एटलीस्ट वन हेड, ठीक है। तो इसके अंदर आउटकम्स कौन कौन से आएंगे? सर एच टी टी एच 2 आएंगे। 3 आएगा। 2 क्यों आएंगे? एटलीस्ट वन हेड का मतलब मिनिमम 1 होना चाहिए, मैक्सिमम 2 हेड्स भी आ सकते, अच्छा तो 3 आएंगे। तो 3 आएंगे। कौन कौन से? सर फर्स्ट सेकंड थर्ड। हाँ, एच आएगा, एच टी आएगा और गेटिंग टी एच आएगा, ठीक है। ऐसे नेक्स्ट लिखो इवेंट बी। इवेंट बी का मतलब लिख लो गेटिंग 2 हेड्स लिख लो, 2 हेड्स। तो इसके अंदर कौन सा आउटकम आएगा? एच एक ही आएगा, एच एच, ठीक है। अब मान लो हमें पूछा है पी ऑफ ए गिवन बी। थोड़ा जल्दी लिख। वहाँ नहीं आएगा। इवेंट बी में गेटिंग एटलीस्ट 2 हेड्स कहाँ लिखा है? गेटिंग 2 हेड्स है, हाँ सर। ये एटलीस्ट नहीं है। ए गिवन बी, अब ए गिवन बी को पहले तो हम नॉर्मल कंसेप्ट से निकाल के देखते हैं ना। नॉर्मली क्या होगा, इवेंट बी हमारा कंप्लीट हो गया, पहले गिवन में बी लिखा है, तो इवेंट बी कंप्लीट हो गया, तो बी में हमें कौन से आउटकम्स मिल गए? एच एच मिल गया। अब हमारा इवेंट ए क्या कह रहा था? एटलीस्ट कितने हेड्स आने चाहिए? 1 हेड आनी चाहिए। तो अब हमारा सैम्पल स्पेस यही रहा, इतना ही। हमें बाकी के 3 आउटकम से अब कोई मतलब नहीं रहा, हमारे लिए केवल एक ही आउटकम सैम्पल स्पेस है। केवल इस आउटकम को देखते हुए बताना है कि हमें ए के रेस्पेक्ट में कितने आउटकम्स है। एक ही तो है, केवल 1 हेड वाला यही आउटकम है। तो अब पी ऑफ ए गिवन बी का वैल्यू कितना आएगा? 1 ही आ जाएगा।
अब देखो ऐसे आ पाएगा कि नहीं। हम फॉर्मूला लिखते हैं पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ऑफ बी। पहले ए इंटरसेक्शन बी निकाल लो, इन दोनों का इंटरसेक्शन 1/4 आ रहा है। हाँ सर, ए इंटरसेक्शन बी में क्या आया? 1/3 आ सकता ए इंटरसेक्शन बी में एक ही तो आउटकम है, हाँ सर, एच एच। प्रोबेबिलिटी लिखो ए इंटरसेक्शन बी की 1/4 सर मैं तो 4 लिखा। ही होगा तो। हाँ सर, क्योंकि टोटल सैम्पल स्पेस लेना पड़ता है। हाँ टोटल लेंगे उसमें तो। और नीचे पी ऑफ बी भी कितना होगा? 1/4। पी ऑफ बी भी 1/4 कैंसिल हो गया, कितना आ गया? 1। इसका मतलब जो हमारा नॉर्मल कंसेप्ट था और जो फॉर्मूला वाला है दोनों आपस में सेम वैल्यू दे रहे हैं। आ गया समझ में? चलो आंसर 1 लेना। आंसर बन आ रहा है। अब थोड़े एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखते हैं, उससे थोड़ा वो समझ लेंगे। सर अभी ये जो टॉसिंग है कॉइन ट्वाइस में जो ये जो 4 एलिमेंट है, सर इनका तो निकलने का परसेंटेज हमेशा सेम होता है क्या? अगर ऐसे दे रखा है कि अनबैलेंस्ड। दे आर इक्वली लाइकली आउटकम्स, तब होगा 1/4। क्या होगा? टोटल 4 आउटकम्स है, टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? टोटल होती है 1। हाँ 4 आउटकम्स है, सब में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। जैसे अगर कॉइन का हमें फेयर कॉइन दे रखा है, तब तो हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड कितनी होगी 1/2, और प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल भी वही होगी। कई बार आगे जाके क्वेश्चन देखोगे उनमें क्या रखा है कि हेड का प्रोबेबिलिटी तुम्हें चेंज करके दे रखा है। हेड का प्रोबेबिलिटी 75% दिया है, इसका मतलब 75% मतलब 3/4। तो पी ऑफ टी तुम्हें निकालना पड़ेगा 1/4। तो ये वाला कॉइन कैसा होगा? अनफेयर कॉइन होगा। तो अनफेयर कॉइन है तो पर्टिकुलर दे रखा होगा वैल्यू तुम्हें कि उनका कितना है, लेकिन अगर फेयर कॉइन है तो ये देने की ज़रूरत नहीं है, तो अपने आप अंडरस्टूड है। ठीक है, जैसे तुम्हें ऐसे कहें तुम्हें कोई क्वेश्चन पूछा, तुम्हें उसका आंसर पता है और तुम आंसर दोगे, जो तुम्हें पता है वही दोगे, तो वो सही हो जाएगा। इसका क्या चांसेस है? 100% चांसेज हुआ। तुमने कोई तुम आंसर जानते नहीं हो और तुमने आंसर दिया, वो सही हो जाएगा। इसका क्या परसेंट चांसेस है? 50% चांसेस है। वो तो 50% ही हुआ, ठीक है ना। अगर मार्क्स मिलने वगैरह का हुआ कि कितने मार्क्स मिलेंगे, तो करेक्ट हुआ तो पूरे, वरना थोड़े बहुत मिले। लेकिन अगर हम आंसर जानते भी हैं, करेक्ट है, तो पूरे ही मार्क्स मिलेंगे। तो उसके लिए कभी दे नहीं रखा होगा। जब हम आंसर पहले से जानते हों और वो हमारा करेक्ट हो जाए, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा कितनी आएगी? 1 ही आएगी, 100%। तो आगे क्वेश्चन आएगी जिसमें ये दिया हुआ नहीं रहेगा, तो वहाँ पे हमें डायरेक्ट लिखना पड़ेगा। देखो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एग्जाम्पल जैसे दे रखा है क्वेश्चन में। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, फर्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है 2 इवेंट्स हैं ई और एफ। पी ऑफ ई का वैल्यू दिया है 0.6, पी ऑफ एफ का वैल्यू दे रखा है 0.3 और पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ दे रखा है 0.2। ठीक है, और हमें इसमें वैल्यू फाइंड करनी है पी ऑफ ई गिवन एफ का। पी ऑफ ई गिवन एफ बताना है और पी ऑफ एफ गिवन ई बताना है कि क्या होगा। तो यहाँ पर डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी दी है, तो फॉर्मूला यूज कर लो। पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में क्या आएगा? पी ऑफ पी एफ। सर एक बार पी ऑफ पी एफ आएगा, आएगा, इसमें पी ऑफ एफ आएगा, इस वाले में पी ऑफ ई आएगा। वैल्यूज पुट कर दो इनकी। सर अगर इसमें पी ऑफ सर ई इंटरसेक्शन एफ नहीं आता तो इसमें निकालते कैसे सर? तब नहीं कर पाते इसको, तब कुछ और दे रखा होता। जैसे ई इंटरसेक्शन एफ ना देखिए, अगर इसने पी ऑफ ई यूनियन एफ भी दिया होता तो उससे पहले निकालते तो हम ई इंटरसेक्शन एफ ही। सर कैसे निकालते थे? उसके लिए तो फॉर्मूला था ना हमारे पास में, पी ऑफ ई यूनियन एफ का फॉर्मूला 11th में पढ़े थे। पी ऑफ ई प्लस पी ऑफ एफ माइनस में पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। अगर यूनियन का निकालना है तो दोनों अलग अलग इवेंट्स का सम करो, माइनस में उनका इंटरसेक्शन। कैसे याद है ये? ओके सर। ये वेन डायग्राम से देखो, नहीं समझ रहे हो तो ये ऐसे मान लो ये 2 सेट हैं, ये सेट ए हुआ, ये सेट बी हुआ। ठीक है, इस वाले पार्ट में मतलब कि जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट है, इसमें मान लो कि 3 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, इंटरसेक्शन के अलावा जो पार्ट है इसमें मान लो 4 हैं, और बी का जो इंटरसेक्शन के अलावा वाला पार्ट है ये वाला, इस इधर वाले पार्ट में इसमें मान लो 5 एलिमेंट्स हैं। अब टोटल एलिमेंट्स कितने हुए?
4 3 7 5 12 हो गए। ये 3 इंटरसेक्शन में है, ये 4 केवल ए में है, ये 5 केवल बी में है। तो अगर तुम्हें पूछे एन ऑफ ए यूनियन बी तो टोटल कितने होंगे? 12। अभी 12 एक्चुअल में कैसे आ रहा है देखो, पहले तो उसने एन ऑफ ए के अंदर एन ऑफ बी को ऐड किया। ए के अंदर कितने एलिमेंट्स थे? 7 थे, 4 ये और 3 इंटरसेक्शन वाले 7। बी में कितने थे? 3 और 5 टोटल 8। लेकिन इस 3 को तो हमने 2 बार ऐड कर दिया, तो एक बार वापस से माइनस करोगे, तो जो माइनस हुआ ये क्या था? एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी था। और इसी फॉर्मूला से हमें प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला मिलता है, एन की जगह पी बन जाएगा सभी जगह पे, ठीक है। तो इससे ये वाला बना, तो इसको लिख लो, इसका डेरिवेशन अब वापस से नहीं करेंगे। और इनकी वैल्यूज़ तो लिख लो, ये तो बीजी है। ये इंटरसेक्शन एफ 0.2 था, डिवाइड में 0.3, पॉइंट से पॉइंट कट गया, कितना बचेगा? 2/3। 2/3 और दूसरे वाले का 1/3 0.2 अपॉन 0.6, तो 2/6, 2/6 मतलब 1/3। नहीं आए फॉर्मूला इसका, वो सॉल्व तो कर। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ तक तो ऐसे वैल्यूज ही पुट करनी है, फिर भी चलो फिफ्थ वाला करवा देता। फिफ्थ में दे रखा है पी ऑफ ए इक्वल्स टू 6/11, पी ऑफ, हाँ माइनस कैसे किया है? ये फॉर्मूला डाला इसका फॉर्मूला लगा, से, ये फॉर्मूला ना, तो ये क्यों निकालना है तुझे? क्या करना है इसका? एफ गिवन ई निकाल, वो तो यूज आएगा तो निकालना, अभी क्यों निकाला उसको? अभी तो पी ऑफ एफ गिवन ई लिख। सर प्रोबेबिलिटी से कुछ डिलीट हुआ है क्या? क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे पी ऑफ एफ गिवन ई फाइंड करो, ई गिवन एफ आया, वैसे पी ऑफ एफ गिवन ई। प्रोबेबिलिटी से लास्ट एक्सरसाइज है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, वो डिलीट है। 30.3 तक है। से ये तो निकाला 2/3। किसका वैल्यू निकाला? ई और एफ का। अब एफ गिवन ई निकाल। अच्छा, मैं इसकी रिकॉर्डिंग कर रहा यूट्यूब पे, कोई कहेगा ऐसे डांट रहे, सर, नालायक voice भी आदमी record हो है, तो सुनेंगे कैसे ये लोग? इन लोगों को ही तो पढ़ना है। सर बेइज्जती हो रही है तो। नीचे कितना आएगा? इंटरसेक्शन का कितना दिया था प्रोबेबिलिटी? 0.2 नहीं दिख रहा है इसमें, तो लिखा है ऊपर, तो लिखना है इसमें, यहाँ पे नीचे, नीचे 0.2 कैसे है? ई का कितना दिया है? से ई का 0.2, कहाँ? सॉरी 6 है, 1/3। फिफ्थ वाला देखो, पी ऑफ ए का वैल्यू दिया है 6/11, पी ऑफ बी दे रखा है 5/11, और पी ऑफ ए यूनियन बी का वैल्यू दे रखा है 7/11, ठीक है। तो क्वेश्चन में बोला ये है, फर्स्ट पार्ट में ए इंटरसेक्शन बी निकालना ही पड़ेगा, उसकी ज़रूरत है हमें। सेकंड पार्ट में फिर ए गिवन बी आ जाएगा, और थर्ड पार्ट में फिर पी ऑफ बी गिवन है, तो उससे आ ही जाएगा। तो पहले अभी जो यूनियन वाला फॉर्मूला बताया था वो लिखो, यस सर। पी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। निकालो इंटरसेक्शन कितना आता, 6/11 माइनस 7, Sir, 4/11 आएगा शायद। Equal to 5/11। ये यूनियन है कि इंटरसेक्शन है? से इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन क्यों लगाया यहाँ पे? इधर यूनियन है पहले, इंटरसेक्शन यहाँ पे है। 4/11 कितना है? 4/11 नहीं है? हाँ, तो बाकी दोनों निकाल लिए, ए गिवन बी और बी गिवन ए कितना आता है जो भी। 6/11 प्लस 5/11 माइनस, माइनस वाला तो निकालना है, तो उसको वैसे ही रख, और इक्वल के उधर वाला वैल्यू क्यों नहीं लिखा? ए यूनियन बी का तो दे रखा था 7/11।
अब ये 6, तो अब ये माइनस वाला कहाँ लिखा? अच्छा उसको उधर ले गया। हाँ सर ठीक है। अब 6 + 5 6 7 8 9 10 11 11/11 माइनस में 7/11 माइनस कर दे। 6/11 11 6/11 कैसे? ये भी 11 11 - 7 = 11 7 से क्या P of A intersection B 1 - 7/11 4/11 बनेगा। ठीक है। तो ये 4/11 A इंटरसेक्शन भी आ गया। P of A गिवन B निकालो। तेरा बुक हो गया। तुम आईपी की क्लास में गए थे, इधर कैसे आए? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ना वो वहाँ गए। A गिवन B निकाल। P of A गिवन B फॉर्मूला अप्लाई कर। गेट बंद कर जाना वापस। अब उधर रहना, वापस मत आना। ला पानी जूठा नहीं है, मुझे भी पिला थोड़ा। जूठा तो नहीं है? ये नहीं है। कहाँ है? डिवाइडेड बाय डी क्या था कितना आ गया? A गिवन B का वैल्यू 11 4/5 आएगा। ऐसे B गिवन A, B गिवन A भी निकाल। बोलो कोई तो ये कितना है 4/5 इसमें 11/5 आया क्यों? A इंटरसेक्शन B का वैल्यू कितना है? अच्छा यहाँ लिख 4/11। 4/11 डिवाइड में बी है रिकॉर्डिंग में नाम हाँ नीचे लिख 5/11। अब 11 से 11 4/5। B गिवन A निकालना है तो इसका निकाल दो। A इंटरसेक्शन B अपॉन P ऑफ A आ जाएगा इस बार, तो 4/11 अपॉन 6/11 क्या करें, 4/6 आ रहा है। 2/6 4/6 का मतलब 2/3 हो गया। ठीक है। यस सर। कितना है B इंटरसेक्शन A का वैल्यू? जो A इंटरसेक्शन B का है वही B इंटरसेक्शन A का प्रोबेबिलिटी कितना है? 4/11 तो लिख दो। अच्छे से बाकी बच्चे कहाँ चले गए तुम्हारी क्लास से? बाकी उन केमिस्ट आईपी कैसे हो सकता है? अब अरे हो गया ना पूरा? हिंदी की क्लास हो रही है। नहीं अब चेंज हो गया ना? हिंदी का 6 पीरियड भी आज वही है। हाँ सर। नहीं आपने मुझे दिया है। नहीं, नहीं आज आपको 7th पीरियड होगा 12th में। सर 7 है। यहाँ पे तो यहाँ पे मोहन सर का है लास्ट 2 पीरियड सर आएंगे बोले। रुक जाओ। हाँ हिंदी वालों का है, आपका इको का क्या है? मैं हाँ, मैं सर। सारे लूँगा भाई साहब, आपने लिखा हुआ है सारे 6 नहीं। पीरियड में 12B एंड C। सर BNC उनका जिनका तो हिंदी बी है। और सी जिनका हिंदी होता है केवल वो हैं ये। लेकिन ऐसे। हमारा मैथ्स पीरियड है सर। अभी मैथ्स का पीरियड है, अरे मैथ्स यार, आईपी फिर और तो फायदा हिंदी। नहीं हुआ ना, मैं तो सुधरा खुश हो गया था। मैं उसमें क्या उनको कह तो पढ़ो। बी और सी आ गए। अरे गेम्स कहाँ देंगे, वो पढ़ते नहीं है, नालायक है, हाँ। कचरा सा तो है वो। उनको नहीं पढ़ाऊंगा तो फिर कैसे पार पड़ेगा? उनको रिटन प्रैक्टिस करवाता हाँ हूँ। बस यही कराओ, शाबाश। चलो नेक्स्ट देखो, 4th वाला देखो। 4th वाला करवाना था वैसे, इजी है, ऐसा कुछ नहीं। P ऑफ A यूनियन B का वैल्यू तो निकालना है। उसमें हमें उसमें दे रखा है 2 × P ऑफ A इक्वल टू P ऑफ B इक्वल टू 5/13। कोई पढ़ाने नहीं देता ऐसे, कोई ना कोई क्लास में आते रहेंगे इस टाइप से। और दे रखा है P ऑफ A गिवन B का वैल्यू दिया है 2/5। ठीक है। यस सर। तो P ऑफ A की वैल्यू कितनी है? सर P ऑफ A की वैल्यू सर कैसे आएगी? 5/13 नहीं, ये किसका वैल्यू है? P ऑफ B का है ये तो। फर्स्ट और थर्ड को लेंगे तब P ऑफ A निकलेगा। 5/26 सर। हाँ 5/26। फर्स्ट और समझा थर्ड नहीं। ये तो दे रखा था। 3 पार्ट्स इक्वल में है ना, हाँ सर तो पहले वाले को तीसरे के इक्वल रख दे।
तो ये तो 2 इंटू पी ऑफ ए है। अच्छा 2 है आगे में, हाँ मैंने 2 लिखा ही नहीं था सर। अब लिख, अब पी ऑफ ए कितना आएगा निकालो। 2 नीचे इंटू होगा उसके, तो लगा दूंगा कभी इसके मैं। सही में 1-2 दिन खा लेना जूते। नहीं क्या, पी ऑफ ए का वैल्यू हो गया 5/26 और पी ऑफ बी कितना होगा सेकंड और थर्ड पार्ट से, वो तो डायरेक्ट ये 5/13, ठीक है। और ए इंटरसेक्शन बी वो भी नहीं है हमारे पास में, तो पहले ए गिवन बी का वैल्यू लिखो 2/5। ए गिवन बी का फॉर्मूला लगाओ उसके नीचे, पहले इसका वैल्यू लिख लें। किसके सर? पी ऑफ ए गिवन बी का वैल्यू दे रखा है क्वेश्चन में 2/5। इंटरसेक्शन है वो, हाँ इंटरसेक्शन अपॉन में पी ऑफ बी इक्वल में कितना है 2/5। इसी का तो वैल्यू ये है, इसका ये वैल्यू है, तो दोनों इक्वल हुआ ना, 2/5 लिख इक्वल में। अब नीचे डिनोमिनेटर पी ऑफ बी का वैल्यू दे रखा है, कितना गिवन है पी ऑफ बी, पी ऑफ बी का सर 5/13, तो वो लिखना डिनोमिनेटर में, और इक्वल में 2/5। वो 5/13 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर, तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी आ जाएगा। पी ऑफ ए सर 5/169 आ रहा है। ए इंटरसेक्शन कितना आया, ए इंटरसेक्शन बी सर है 5/169। कहाँ से, सर मैंने पहले वो 2/5 5/13 से मल्टीप्लाई हो गया, तो ये 5 से 5 तो कट गया, 2/13 ही आया केवल। सर पी ऑफ सर बी गिवन ए दिया था ना वहाँ पे। ए गिवन बी दे रखा था, हाँ सर ए गिवन बी, फोर्थ क्वेश्चन। 67 किया, ए गिवन बी था ये 2 ये लेता है 5/26 तो नहीं, यहाँ पे नहीं कट जाता, ये 5 से 5 कट के 2/13 आ जाता। 13 अब किसका वैल्यू आ गया हमारे 2/5 पास, आएगा ना? 2/13। सर मेरे तो ये है यहाँ पी ऑफ बी, हाँ सर, तो 5/13 आया नीचे, तो 5/13 आया। हाँ इक्वल में 2/5 लिखा है, ये 2/5 है, ये भी 2/5 है। सर अभी हो जाए 2/13 आया। अब ये अब हमें यूनियन निकालना है, तो यूनियन वाला फॉर्मूला लगा दो। ए यूनियन बी होगा पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, सबकी वैल्यू से तीनों पुट करो। 5/26 प्लस हम्म, 5/13 माइनस क्या था, मैंने यहाँ दिया होगा ये निकाला अभी हमने 2/13, 26 आ गया एलसीएम, 2/13 5 + 10 - 4। 26 पी ऑफ ए था 5/26 10 माइनस हम्म। 2/13 तो पूरे का एलसीएम साथ में भी ले लेता, अब वापस ले एलसीएम। 13 माइनस 4 सर 11/26। ठीक है, चलो बाकी के तो नॉर्मली तो था क्वेश्चन, सर नहीं सर, क्वेश्चन सर गलत लिखने का सर याद है। गलत लिखने का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। सर इसीलिए सर मार जाते हैं। हाँ देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9th वाला देखते हैं, 9th नहीं 8 वाला अच्छा है, 8 वाला करते हैं। 8 में दे रखा है अ डाइस इज थ्रोन 3 टाइम्स, तो डाइस इज थ्रोन 3 टाइम्स, कितने आउटकम्स होंगे टोटल? 3 3 वाह, कैसे होगा? आउटकम्स टोटल हाँ 18। 18 कैसे होंगे? एक बार डाइस को थ्रो करने पे कितने आते हैं? 6, 2 बार थ्रो करोगे तो इंटू 6, फिर एक बार और थ्रो करोगे तो फिर इंटू 6, तो 6 की पावर क्यूब 216। तो टोटल आउटकम्स या फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैम्पल स्पेस, ये तो हो गए 216। सर ये नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स है ना। हाँ अब हमें इवेंट ई बोला है 4 अपीयर्स ऑन थर्ड टॉस, 4 अपीयर्स ऑन थर्ड टॉस।
तो ई में कितने आउटकम्स होंगे? सर मतलब- आपका मतलब फर्स्ट और सेकंड पे कुछ भी पॉसिबल है, थर्ड वाले टॉस पे 4 आना चाहिए। 36। 36 होगा क्या? मुझे समझा, आउटकम्स नहीं लिखने, 216 आउटकम्स लिखते पागल हो जाएगा। आउटकम्स क्यों लिख रहा है? आउटकम्स नहीं लिखने हैं। 2 बार टॉस का होता तो चलो 36 लिख लेते, 216 कब लिखेगा? ऐसे लिख, टोटल आउटकम्स लिख 216, फिर इवेंट ई लिख डायरेक्ट। सर ये परम्यूटेशन से सब है। हाँ ये वाला सर परम्यूटेशन से सब है। हाँ, इसका फॉर्मूला से गैप करके इसमें कहाँ, हाँ वो इंटू हो गए, 6 × 6 हो गए 36। इक्वल टू सर ये 4 ई का मतलब है 4 अपीयर्स ऑन थर्ड टॉस, मतलब थर्ड वाला जो टॉस के उस पर तो 4 ही है, 1 2 3 5 6 नहीं है। क्योंकि इसका पॉसिबल आउटकम सिर्फ एक ही है। नहीं, मैं तो ऐसे डिजिट लिख रहा था कि क्या हाँ है। हाँ सर हाँ वो सर हाँ वो बॉक्स बनाते तो परम्यूटेशन में ऐसे कर सकते थे कि लास्ट वाले में एक पॉसिबिलिटी केवल और आगे 6 पॉसिबिलिटी, तो 36 हो गया। तो ये तो हम क्या कह रहे हैं, थर्ड टॉस पे क्या है, 4 है, तो फर्स्ट और सेकंड टॉस पे तो सारी पॉसिबल है ना, 1 2 3 4 5 6, हाँ सर तो टोटल इनसे कितने आउटकम्स बनेंगे? 36 बनेंगे। 36 तो ई के अंदर कितने आउटकम्स होंगे? 36। अब ई का प्रोबेबिलिटी निकाल लो, 36 by तो 260। 36/216, तो ये 6 से काटोगे 6 6 जा, ये 1/6 ही आ जाएगा। कॉइन्स, अच्छा डाइस था ना, हाँ कॉइन्स का निकाल दिया। कॉइन का और निकाल, सर ये कॉइन्स का निकाल दिया सर, काट दे उसको। एक्चुअली डाइस का डाइस था। So इसलिए ये नीचे टोटल आउटकम्स कितने होंगे? 216 216। तो सीधा भी कर सकते हैं, 36 मतलब 6 का स्क्वायर, नीचे 6 का क्यूब, तो 1/6 बच गया। ठीक है, नेक्स्ट एफ देखो, एफ कह रहे हैं 6 and 5 appears appears respectively on first and second toss। फर्स्ट और सेकंड टॉस पे कह रहा है कि 6 और 5 आ रहा है, इसका 6 मतलब फर्स्ट पे 6 फिक्स हो गया, सेकंड वाले में 5 फिक्स हो गया, अब थर्ड वाले में क्या क्या पॉसिबल है? 1 2 3 4 5 6, कितने आउटकम्स हो गए? 6 हो गए। 5 तो बोला था हाँ, सर 6 सर इसमें सर ये fix फर्स्ट है ना? टॉस पे 6 हाँ, आ गया, fix सेकंड पे है। 5 आ गया, तो हाँ, सर। थर्ड पे तो 6 पॉसिबिलिटी 6 बची है अभी, तो एन ऑफ एफ कितना हो जाएगा? 6, तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगा 6/36, सॉरी 6/216, 6/216 हो जाएगा 1/36। क्या एफ में 6 आउटकम होंगे? आउटकम 6 ही होंगे, प्रोबेबिलिटी है ये। तो यहाँ एन क्यों लिखा? यहाँ पी लिख, इसके ऊपर वाली लाइन में लिख एन ऑफ एफ इक्वल्स टू 6, एन ऑफ एफ इक्वल टू 6। अब हमें इसमें क्योंकि पी ऑफ ई गिवन एफ निकालना है, तो ई गिवन एफ के लिए ई इंटरसेक्शन चाहिए पहले, ई इंटरसेक्शन एफ। तो ई इंटरसेक्शन एफ में कितने आउटकम्स होंगे वो देखो। ई इंटरसेक्शन एफ का मतलब होता है इवेंट ई भी होना चाहिए, एफ भी होना चाहिए। तो इवेंट देखो क्या मतलब था, इवेंट ई का मतलब सर, था एक ही होगा। एक ही होगा। 6 इवेंट 5 ई का मतलब था थर्ड टॉस पे क्या आना चाहिए? 4। एफ का मतलब था फर्स्ट पे 6 और सेकंड पे 5, तो ये तो एक ही आउटकम होगा ऐसा। इसका मतलब इंटरसेक्शन एफ में एक आउटकम हुआ, तो उसका प्रोबेबिलिटी कितना आ जाएगा? 1/260। 1/216। बस अब निकाल लो, ई गिवन एफ निकाल लो, एफ गिवन ई निकाल लो। ई गिवन एफ का फॉर्मूला लगाओ, पी ऑफ ई गिवन एफ का मतलब पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में पी ऑफ एफ, वैल्यूज पुट करो। 1/6 1/6 1/6 कहाँ से है? इंटरसेक्शन में 1/216 नहीं दिख रहा ये? और डिवाइड में सर एफ का कितना है एफ का प्रोबेबिलिटी? 1/36 हाँ लिख तो। ई गिवन एफ में सर 1/6 होगा। ऐसी एफ गिवन ई भी निकाल। सो 1/36 36 किसका स्क्वायर है? 6 का। ये 6 का क्यूब है तो 6 बचा, 1/6। अब एफ गिवन ई निकालो।
कितना आ रहा है एफ की 1/36 1/36 आएगा। पी ऑफ एफ की वन ई तो ऊपर में इंटरसेक्शन तो सेम ही है 216, नीचे पी ऑफ ई हमें दे रखा था 1/6 आया था, तो 6/216 होके 1/36। फिर से 1/6 लिखा है उसको। एफ इंटरसेक्शन ई कितना दे रखा है, ये 1/216 आया तो 1/6 क्यों लिख रहा है? तो ये दोनों सेम है, एफ और ई। तो ये सेम नहीं है तो तू लिख कहाँ से रहा है ये तो बता। फिर क्या पढ़ा 11th में? 36। नीचे डिवाइड में कितना था पी ऑफ ई का वैल्यू 36 कहाँ है? पी ऑफ ई कहाँ लिखा है देख ढूंढ, पी और ई कितना है? 6/36 सॉरी सर। तो क्या लिख रहा है? ये 1/36 लिखा है तो पी ऑफ ई का वैल्यू 6/36 है। 1/216 6/36 काटना आता है तुझे? हाँ सर। हाँ फिर अभी इक्वल में 6/6 कैसे? क्या 6? 6/6 कैसे आया? वो नीचे 36 है, के नीचे 216 1/6 के डिवाइड में 6 है तो वो 6 से इंटू होगा 6 से। नहीं आता जब ऐसे तो क्यों करता है इसको? ये 1/216 लिख, ये वाला, ये डिवाइड का साइन इंटू में चेंज कर, फिर पहले 1/216 लिख, 6 इंटू का साइन लगा अब आगे। अब जो डिनोमिनेटर था उसको चेंज कर, रेसिप्रोकल, अब काट। 6 हाँ अब वहाँ कहाँ लिख रहा है नीचे, वो कट गया, अब इक्वल में लगा। ये 1/6 हम्म, into 1/6 कितना आएगा 1/36 फिर? नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 10 में दे रखा है ब्लैक एंड रेड डाइस, तो कितने डाइस हो गए टोटल? 2 हो गए। 2 डाइस पे कितने आउटकम्स हो गए? टोटल आउटकम्स 36। टोटल आउटकम्स हैं 36। अब फर्स्ट पार्ट ए में हमें बोला है फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग। तो 2 इवेंट हैं ऐसे, पहले इवेंट ए ले लो। इवेंट ए का मतलब हो गया सम ग्रेटर देन 9, और इवेंट बी दे रखा है ब्लैक डाइस रिजल्टेड इन 5। रिजल्टेड इन 5, इसका मतलब ब्लैक डाइस पे क्या आ रहा है? 5 आ रहा है। ठीक है लिखो। रिजल्टेड मतलब उसके ऊपर 5 आउटकम मिला। सर एन बी तो सर एक ही आ गया है। क्यों? सर 6 आएगा। 6 आएगा। हाँ 6 आएगा। अब हमें उसने बोला था क्वेश्चन में ये फाइंड करो, ए गिवन बी नहीं बोला, उसने बोला है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए गिवन दैट इवेंट बी। तो ये उसने लिखा था पूरा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग अ सम ग्रेटर देन 9, तो सम ग्रेटर देन 9 को हमने ए लिख लिया, इसलिए हम उसको पी ऑफ ए कह रहे हैं। बाद में उसने लिखा है गिवन दैट ब्लैक डाइस रिजल्टेड इन 5, तो उसको हमने गिवन में बी लिख दिया। सर तो एन ये तो हमें सर बताना। बना के लिखना पड़ेगा ना सैम्पल स्पेस। हाँ एन ऑफ ए सर वो तो बना के लिखना पड़ेगा। देख भी सकते हैं। 3 6 अब एक के अंदर कितने आउटकम्स होंगे? सम 9 से ज़्यादा आना चाहिए दोनों डाइस में मिला के। 5 5 5 6 6 5 9 से ज़्यादा सम कौन सा होता? 10 होता सम। और सर 5 5 तो ये किससे आएगा? 5 5 से, और 5 6 आया और 4 6 6 5 6 4 से। 11 सम कैसे आएगा? 5 6 5 6 6 5। और 12 कैसे आएगा? 6 6। टोटल कितने आउटकम्स हुए? 1 2 3 4 5 6 6 हुए ये। सर 6 ये 6 हुए, तो ए का प्रोबेबिलिटी कितना होगा? 6/36 6/36। इसको ऐसे ही रहने दो, ये आगे जाके गलत करेगा अभी महाराज। ऐसे इवेंट बी में है कि ब्लैक डाइस पे क्या आना चाहिए? 5 आना चाहिए, तो ब्लैक डाइस का तो फिक्स कर दिया 5, तो रेड वाले पे क्या क्या पॉसिबल है? सिर्फ 6 ये बताएगा अभी, बता।
सर 5 से बड़ा चाहिए। कौन बोला? क्या बोल रहे हो? समझ गए? दो डाइस थे, दोनों में से सेकंड वाले डाइस पे 5 आ गया। हाँ तो सर। फर्स्ट वाले डाइस पे कितनी पॉसिबिलिटी है? 6। 6 पॉसिबिलिटी। तो 6 ही तो पेयर बन पाएंगे, या तो 1,5 बनेगा, या 2,5, 3,5, 4,5, 5,5 या 6,5। तो 6 पॉसिबिलिटी। तो पी ऑफ बी कितना आ जाएगा? ये भी 6/36। अब इंटरसेक्शन में कौन से आउटकम होंगे? इंटरसेक्शन में इंटरसेक्शन का क्या मतलब हो गया कि फर्स्ट इवेंट भी होना चाहिए, सेकंड भी होना चाहिए। 5 5 5 6 5 और 5 6। हाँ, एक पे 5 ले लें। जैसे पहला वाला अगर रेड लिख रहे हैं, दूसरा वाला अगर ब्लैक लिख रहे हो, तो ब्लैक डाइस पे कितना आना चाहिए? 5, वो फिक्स है। अब दोनों का सम भी कितना होना चाहिए? 9 से ग्रेटर देन। तो इससे 5 आया तो 10 हो जाएगा 5 ही आना पड़ेगा मिनिमम। तो और 6। उसके अलावा 5 आया तो इस पे 6 आ सकता है। तो कितने आउटकम्स हुए? 2/36। 2 ही हुए। तो आउटकम्स हो गए 2, और प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 2/36। अब पी ऑफ ए गिवन बी निकाल लो। पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ऑफ बी। इंटरसेक्शन है 2/36, नीचे है 6/36। बी वाला तो पूरा अलग है, हमेशा करना पड़ेगा उसके। उसमें सेकंड पार्ट में ए और बी दोनों वापस लिखने पड़ेंगे। ये यूनियन है। यूनियन किस लिए निकाल रहा है? सर इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन तो आ गया ये, सर यूनियन सर। तो यूनियन क्यों निकाल रहा है? कौन पूछा? पी ऑफ ए गिवन बी का फॉर्मूला लगा। ये तो कोई पूछा ही नहीं, फिर भी निकालेगा। वैल्यू लिखी इनकी। डिवाइड में हम्म 1 आ रहा। पी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी 6/36 था। तो ये तो तू लिखा ही गलत है। पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी में 2 ही आउटकम थे, अभी बताया था। ब्लैक डाइस पे 5 आएगा, फर्स्ट वाले 5 या 6 आएगा। सर 12 2/6। 2/6 को काट, एक सिंप्लीफाई कर, 1/3। सेकेंड पार्ट देखोगे, सेकेंड पार्ट में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पूछा है, सम 8 होना चाहिए। तो इवेंट ए का मतलब एग्जैक्टली 8 बोला है, और इवेंट बी का मतलब है रेड डाइस रिजल्टेड इन अ नंबर लेस देन 4। मतलब 8 रेड डाइस नंबर इज लेस देन 4। सेकेंड डाइस पे 4 से कम नंबर होना चाहिए। बना लिया आउटकम। हाँ सर, 2 ही है। सम 8 आएगा, ऐसे कितने आउटकम्स होंगे मुजमिल? दोनों डाइस पे नंबर्स का सम 8 आना चाहिए। क्या क्या पॉसिबल? सर 4 4। हाँ उसके बाद में 3 5। हाँ, और 6 को उल्टा भी बोल सकते हैं। हाँ, 5 3 फिर और उसके बाद में 6 2 6 2 2 6। 2 6 और ऐसे में तो और नहीं है सर। अब 6 हो गया मैक्सिमम, तो कितने आउटकम्स हो गए? 5 हो गए, 5। तो 5। अब पी ऑफ ए कितना आ जाएगा? 5 5/36। अब ऐसी डाइस बी पे क्या है? रेड डाइस पे 4 से छोटा नंबर आना चाहिए। तो 4 से छोटे कौन कौन से होते हैं? 1 1। क्या बोल रहे हैं? 1 2 3 1 2 3 होते। हाँ, मतलब जो डाइस में सर 18 हाँ, होगा। तो ये रेड ब्लैक, हाँ 18 होंगे। अब फर्स्ट डाइस पे क्या पॉसिबल है? 1 2 या फिर 3। लेकिन सेकंड डाइस पे तो 1 के साथ में भी 1 2 3 4 5 6 में से कोई एक आएगा। इस रेड पे 2 आ गया, तब भी तो ये 6 पॉसिबिलिटी। रेड पे 3 आया, तब भी 6 पॉसिबिलिटी। टोटल कितनी पॉसिबिलिटी होगी? 3 × 6 18। तो एन ऑफ बी 18 हो गया, तो पी ऑफ बी कितना आ जाएगा? 18/36। इसको भी ऐसे इसी फॉर्म में रहने दो, 36 डिवाइड में। अब इंटरसेक्शन वो लिखने नहीं है आउटकम्स, यहाँ पे नंबर लिखना है केवल, नंबर और प्रोबेबिलिटी। अब इंटरसेक्शन का मतलब दोनों चीज़ें होनी चाहिए। फर्स्ट वाले डाइस पे क्या पॉसिबल है? सर वाशरूम से होते हो? 1 से लेकर या तो 1 या फिर 2 या फिर 3।
और दोनों का सम कितना होना चाहिए 8। अच्छा तो फर्स्ट वाले पे अगर 1 आ गया तब सेकंड वाले पे कुछ भी आया सम 8 हो पाएगा? से नहीं, क्यों? 6 होने से तो नहीं हो, 7 होगा। 7 तो होगा, फर्स्ट वाले पे 2 आया तो सेकंड वाले पे 6 6, फर्स्ट पे 3 आया तो सेकंड पे, 5 तो 2 ही पॉसिबिलिटी हुई ऐसी। तो क्या लिखेंगे 2। 2 तो प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी 2, उसके बाद में पी ए 2/36। अब फिर निकालो पी ऑफ ए गिवन बी। गिवन पी लगा इसका फॉर्मूला। थर्टी सिक्स इंटू बी बी इंटरसेक्शन 6/18 अपॉन में पी ऑफ बी 2/18 2/36 1/36 1/9। देख फॉर्मूला तब तक आ रहा है, तब तक वापस से कौन सा फॉर्मूला? जो भी थे ए यूनियन बी वाला याद कर, क्या किया है क्वेश्चन में। डिवाइड करना तक नहीं आता। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 12th वाला। 11th वाला बाद में करा था, 12th बुक में देख, फिर बुक को देख नहीं होता इतना भी। तू इधर देख, 12th में दे रखा है अज्यूम दैट ईच बोर्न चाइल्ड इज इक्वली लाइकली टू बी ए बॉय और अ गर्ल। मतलब एक बच्चा होने वाला है तो वो बॉय या होगा या गर्ल होगा, इक्वल चांसेस है 1/2 और 1/2। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है इफ़ अ फैमिली हैज़ 2 चिल्ड्रन, 2 बच्चे हैं, व्हाट इज़ द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो 2 बच्चे हैं तो पहले तो सैम्पल स्पेस बनाओ। 2 चिल्ड्रन इन द फैमिली, तो सैम्पल स्पेस क्या बनेगा? बी जी या तो दोनों ही, हाँ, या तो दोनों बॉय, या फर्स्ट बॉय सेकंड गर्ल, फर्स्ट गर्ल सेकंड बॉय, दोनों गर्ल्स। या फिर दोनों गर्ल्स। अब देखो इस आउटकम बी जी का क्या मतलब हुआ। फर्स्ट जो चिल्ड्रन है वो तो है बॉय, जो सेकंड चिल्ड्रन है वो क्या है गर्ल। तो इनमें से बड़ा कौन सा हुआ? बी। पहले लड़का जन्मा फिर लड़की, तो लड़का बड़ा हुआ, तो इसका मतलब यंगर कौन होगा? गर्ल होगी। एल्डर कौन होगा? बी होगा। तो अगर तुम्हें पूछे इसमें एल्डर जो है दोनों चिल्ड्रन में से, एल्डर चिल्ड्रन अगर बॉय है तो कौन कौन से आउटकम होंगे? एक दोनों बॉय, एक बड़े, एक तो बी बी वाला और एक बी जी वाला होगा। अगर यंगर गर्ल वाला हुआ तो जी बी, उसके बाद एक यंगर गर्ल, तो ये वाला होगा बी जी और जी जी वाला। अच्छा क्योंकि इसमें भी तो गर्ल सबसे छोटी है, इसमें भी है। ठीक है, तो ये 2 आउटकम। तो इसी को बस वर्ड्स का ही ध्यान रखना है। फर्स्ट पार्ट क्या पूछा है इसमें, व्हाट इज़ द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर गर्ल्स। ठीक है, तो पहले तो उसको ए नाम दे दो, बोथ आर गर्ल्स। तो एक ही हो जाएगा। इसका प्रोबेबिलिटी हमें निकालना है, लेकिन इसके बाद जो गिवन वाला है उसके लिए 2 कंडीशन अलग अलग दे रखी है। तो पहले तो इस इवेंट को लिख लो। तो पी ऑफ ए कितना होगा? दोनों गर्ल्स हैं तो 1/4। हाँ एक ही है तो 1/4। उसके बाद में फर्स्ट पार्ट में हमें कहा यंगर इज़ अ गर्ल, मतलब फर्स्ट पार्ट में इवेंट बी कह रहा है सपोज करो यंगर चाइल्ड इज़ अ गर्ल। तो ऐसे कितने आउटकम्स थे? 2 थे। लड़की 2 में छोटी थी, बाद में जो जन्मी। तो पी ऑफ बी हो जाएगा 2/4। वरना इनको नीचे वाला डिनोमिनेटर जैसा वैसे रहने दो, सिंप्लीफाई लास्ट में किया करो, क्योंकि डिनोमिनेटर वो कट जाएगा सारा। ओके सर। अब तुम्हें ए का प्रोबेबिलिटी निकालना था इस क्वेश्चन में,
और इसके बाद ये गिवन वाले एक पार्ट है। ये फर्स्ट पार्ट में गिवन में ये वाला इवेंट है, सेकंड पार्ट में गिवन में कोई दूसरा इवेंट है, ठीक है। तो हमें प्रोबेबिलिटी तो ए का ही निकालना है, तो ए गिवन बी बताना है तुम्हें अभी कितना होगा। तो ए गिवन बी का मतलब क्या हो गया, इंटरसेक्शन अपॉन पी ऑफ बी। तो डिवाइड में पी ऑफ बी तो क्या होगा 2/4। इंटरसेक्शन में क्या आएगा, सर इंटरसेक्शन में तो सर एक ही आएगा, कितने आउटकम है मुझे, सर जी वाला आएगा। एक ही आएगा। सर गर्ल्स में तो एक है। इवेंट ए में कौन से आउटकम्स थे, जी वाला, और इवेंट बी में कौन से आउटकम्स थे, बी जी और जी। तो दोनों में कॉमन कितने हैं, 1। एक ही है। तो ये ऊपर वाला कितना बन जाएगा प्रोबेबिलिटी 1/4। तो सिंप्लीफाई होके बनेगा 1/2। अब सेकंड पार्ट में हमारा गिवन वाला इवेंट चेंज कर दिया। गिवन वाला इवेंट बी की जगह पे लिख दिया एटलीस्ट वन इज़ अ गर्ल, एटलीस्ट वन इज़ अ गर्ल। अब इवेंट बी में कौन से आउटकम होंगे, सर 3/4 आएगा। मतलब मिनिमम एक लड़की होनी चाहिए, तो इन तीनों में मिनिमम एक गर्ल है। तो 3 आउटकम्स हुए, बी जी बी और जी। और इंटरसेक्शन में अब कितने होंगे, सर 3/4 सर इंटरसेक्शन वाले भी निकाल लो। सर 1/4 कहाँ? आएगा इंटरसेक्शन में होगा कुछ, सर। हाँ कहाँ, सर जी वाला जी वाला, सर 1/4। जी हाँ। तो फिर से पी ऑफ ए गिवन बी निकालना है। तो ऊपर में इंटरसेक्शन का प्रोबेबिलिटी 1/4 और डिवाइड में कितना है इस पर, डिवाइड में बी का प्रोबेबिलिटी, वो कहाँ देख रहा है, अब जो बी लिखा है इसका प्रोबेबिलिटी कितना इसमें होगा, दो, इसमें दो, 2 के कितने आउटकम है, 1 गर्ल सर 2, इस बी का प्रोबेबिलिटी कितना होगा, 3। अभी तो केवल 3, 3/4, 3/4। तो 1/3। सर टाइम कितना बता रहे हैं वहाँ पे, 12:45 जी सर दिखता है। रिकॉर्डिंग का टाइम नहीं होता, वो ये गोला है तब तक रिकॉर्ड हो रहा है। हाँ सर आपका चैनल में सर कितने सब्सक्राइबर्स हो गए अब तक? कुछ नहीं है, सर 100 तो हो गए थे, मैंने ही किया था 100 हाँ numbers। उतने से कुछ नहीं होता। मैंने देखा था शायद से। 14th वाला देखो, 14, 13 भी कर सकते, 14 देखो। 14 में दे रखा है गिवन दैट 2 numbers appearing on throwing 2 dice are different, कि दोनों डाइस पे जो नंबर आ रहा है वो क्या है, डिफरेंट है। 6 × 5 होगा सर ना? तो ये गिवन हो गया, मतलब गिवन वाला इवेंट हो गया वो, ठीक है। तो उसको बी नाम दे दो, इसको हम इवेंट बी नाम दे देते। इसका मतलब है 2 numbers appearing on throwing 2 dice are different, तो on 2 dice are different, पहले अलग अलग समझ लो। 30 आएगा। हाँ, कितने आउटकम्स होंगे, दोनों डाइस पे अलग अलग नंबर होना चाहिए। ऐसे कितने पॉसिबिलिटी है, सेम नंबर वाली कितनी पॉसिबिलिटी है, 6। तो बाकी कितने बच गए, 5। क्यों, सर वो भी 6 होंगे। क्या 6 होंगे, Total- टोटल आउटकम्स कितने होते हैं, 36 2 डाइस का। हाँ। तो उनमें से 6 आउटकम ऐसे हैं जिन पे सेम नंबर आ रहा है, तो बाकी पीछे कितने बचे, 36 में से 30। तो 30। तो एन ऑफ बी की वैल्यू कितनी होगी, 30। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना हो जाएगा, 30/36। नेक्स्ट जिसका हमें प्रोबेबिलिटी पूछा है इसमें, वो बोला है सम ऑफ नंबर्स इज़ 4, सम होना चाहिए 4। तो सम 4 वाले आउटकम्स कितने हैं, सर 3 1 3 3 1 और 2 2, तो 3/36। इसको भी ऐसे ही रहने दो। अब ए इंटरसेक्शन बी में कौन कौन से आउटकम आएंगे देख लो। सर 2 आएगा, 1 3 और 3 1। क्योंकि सम 4 आना चाहिए, ऐसे तो 3 थे, लेकिन ये 2 2 वाला तो क्या था, सेम नंबर था। हमें इवेंट बी में क्या चाहिए था, डिफरेंट नंबर वाले। तो डिफरेंट वाले तो कितने हैं, 2 ही हैं केवल, सॉरी 2। 1,3 और 3,1। इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी का प्रोबेबिलिटी कितना होगा, 2/36।
ठीक है। अब हमें पूछा था, क्वेश्चन में ऐसे पूछा है, देखो रीड कर लो चाहे तो। क्वेश्चन लिखा है गिवन दैट, 14th वाला बुक में देख, लैंग्वेज को देख के समझना भी है। 14th क्वेश्चन स्टार्टिंग में लिखा है गिवन दैट द टू नंबर्स अपेयरिंग ऑन टू डाइस आर डिफरेंट, ठीक है। तो गिवन दैट का मतलब जो हम ये लिखने वाले हैं, ए गिवन बी वाली, ये गिवन के बाद वाला जो इवेंट है उसके लिए बोल रहा है वो, तो उसको हमने इसलिए बी लिखा। अब जिसका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पूछता है वो होता है हमारा पहला वाला इवेंट। तो आगे जाके देखो उसने पूछा है इसमें, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट, मतलब इसका प्रोबेबिलिटी पूछा है तो ये हमारा फर्स्ट इवेंट ए हो गया, ठीक है, इसलिए इसको ये नाम दिया है। तो अब हमें क्या निकालना है, पी ऑफ ए गिवन बी निकालना है। तो फॉर्मूला यूज कर लो, ऊपर में 2/36 और नीचे 3/36। 30/36। बी में 30 एलिमेंट्स थे सर हाँ 30 थे, हाँ 30 थे हाँ। तो 2/30 1/15। P/E कर दिया। ए इंटरसेक्शन बी का भी आया है 2/36, हाँ सर। लिख दो। और डिवाइड में पी ऑफ बी कितना था, सर P of B बी गिवन ए क्यों लिखा, ए गिवन बी। नीचे डिवाइड में बी, सर मतलब ऐसा हुआ ना कि P ऑफ A इंटरसेक्शन B में से माइनस P ऑफ B कर दिया, ए इंटरसेक्शन बी में से, माइनस P ऑफ B। हाँ फिर वो जो एलिमेंट्स बचे उन एलिमेंट्स के बारे में बात कर रहे थे, ऐसा ही बोल सकते हैं। ए में से ए इंटरसेक्शन बी को माइनस कर दी। A में से एक्चुअल में माइनस नहीं करना है यहाँ पे, यहाँ पे तो इंटरसेक्शन वाले ही लेने हैं। हाँ सर। ए गिवन बी को हम क्या कहते हैं, इवेंट बी पहले हो गया, फिर बी के बाद में ए हुआ, तब ए में कौन से आएंगे, जो ए और बी दोनों में होंगे वही तो बचेंगे, इसलिए इंटरसेक्शन होगा। कितना है सर गलत कर दिया। 36 into 26 with 30। कहाँ है, हाँ 36 से 36 काट, 2/30 कितना आएगा, 1/15। लास्ट वाला 16 अपने आप कर लेना, ऐसे ही बता देता। पी ऑफ ए का वैल्यू दिया है 1/2, पी ऑफ बी दिया है 0, तो ए गिवन बी निकालना है। तो ए गिवन बी में डिवाइड में क्या आता है, पी ऑफ बी आता है। तो पी ऑफ ऊपर वाला तो है दे ही नहीं रखा, तो नीचे वाला तो क्या है, 0 है। नीचे वाला 0 है तो ये क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड ही हो जाएगा, किसी अपॉन में 0 आए। ऊपर में कोई भी नंबर आए, चाहे 5 भी आ गया तब भी तो इन्फिनिटी आएगा। सर ऐसे ये 0 होगा ना, ये 0 भी हो सकता है, हाँ ये 0 ही होगा अब इस केस में तो 0 तो 0/0 क्या होगा, 0 नॉट डिफाइंड ही हो गया, ठीक है, नॉट डिफाइंड ही हो गया, इन्फिनिटी भी नहीं होगा। हाँ सर। इन्फिनिटी का मतलब तो बहुत वेरी लार्ज नंबर होता है, सर इतना तो पॉसिबल। 0/0 तो कुछ होगा ही नहीं, नॉट डिफाइंड, ठीक है। सर ग्राफ में जब किसी एक पॉइंट में ग्राफ नॉट डिफाइंड होता है तो उसमें होल बन जाता है, उसमें कुछ होता ही नहीं, उससे मतलब वहाँ पे वैल्यू नहीं आई, जैसे हाँ। fx = 1/x दे रखा है, तो x = 0 पे इसकी वैल्यू है ही नहीं। सर वो यहाँ पर बनाते समय से दिखाने के लिए हाँ, गोला इस कर पॉइंट पे कुछ नहीं आएगा, बस खाली छोड़ दो इसको, हाँ गोला छोड़ दो बोलिए, ऐसे ऐसे कर लो। सर अगर किसी कर्व के बीच में गए तभी गोला छोड़ देते हैं। हाँ जैसे ग्राफ ऐसे ज़्यादा है, यहाँ पे कोई पॉइंट है x = 2, इस पे डिफाइन नहीं है तो यहाँ पे ऐसे छोड़ दो, फिर आगे ग्राफ वापस चल जाए, ठीक है। सर tan थीटा में तो वापस आते इस तरफ से आ जाता है, tan थीटा ऐसे भागता उसके ऐसे, बाद फिर से इस तरफ से आता मतलब ये इस लाइन को टच नहीं करेगा, ये है क्या, ये चलता जाएगा ऊपर, पास में जाएगा फिर कभी है। सर टच इसका कोई मैक्सिमम वैल्यू निकला है क्या आज तक, किसका, tan थीटा का? टेन का कहाँ तो तक रेंज ही difference है? माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी होती है रेंज, सर लार्ज 0 नंबर नहीं, सर 0 से ये होती है रेंज। सर नहीं 0 से π/2 अगर डोमेन 0 ले से लिया, π/2 मिनिमम 0 होगी, मैक्सिमम तो फिर पॉसिबल ही नहीं, मैक्सिमम इन्फिनिटी कह लो। अगर 0 और π/2 से ले लिया डोमेन, हाँ। सर tan कितने तक डिफाइंड है क्लोजेस्ट π/2 के? तो यही तो कह रहा हूँ, वो इन्फिनिटी वेरी लार्ज नंबर ही होगा, उसे अनलिमिटेड 10 का रेंज 0 से इन्फिनिटी हो जाएगा, फिर 0 से π/2 इंटरवल में। सर माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी है, 0 से अगर माइनस इन्फिनिट, भाई तू इंटरवल भी तो ये कह रहा है 0, हाँ, सर, π/2, तब तो 0 इसके लिए तो 0, इन्फिनिटी होगा, हाँ, सर।
अगर इंटरवल तूने कुछ भी ले लिया, रियल नंबर ले सर लिया, रियल नंबर है तो माइनस तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी आ ही आएगा। सर ऐसे सर ग्राफ कहाँ तक एक्सटेंड होता है? ग्राफ तो चलता रहेगा। हाँ सर वो तो है। अब साइन थीटा का ग्राफ कोई इतना ही थोड़ी है कि 4 ग्राफ वो तो बना दिए, वो हमेशा तो सही है। इनफाइनाइट तक जाएगा। वो तो रियल नंबर कितने भी पॉसिबल, कितने भी एंगल्स पॉसिबल है। ठीक है, Yes. चलो बाकी कल करेंगे। सर